चलो तो हम लोग बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ चुके थे ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ चुके थे, है ना। स्ट्रेन में भी तीनों टाइप मैंने पढ़ा दिया था। तो आइए बेटा आज हम लोग हुक्स लॉ पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? हुक्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, हुक्स लॉ में आराम से सुनना। हुक्स लॉ देखिए, हुक्स लॉ में क्या है आराम से समझो। देखो बेटा, हुक्स लॉ में ये कहा गया है, देखिए सबसे पहली बात तो हर इलास्टिक बॉडी को जब आप डिफॉर्म करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर ज़्यादा आपने डिफॉर्म कर दिया, उस लिमिट से अगर ज़्यादा आपने डिफॉर्म कर दिया तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। स्प्रिंग को भी एक लिमिट तक खींचोगे ना तो वापस आ जाएगा। स्प्रिंग को एक लिमिट से ज्यादा खींच दोगे ना परमानेंटली डिफॉर्म रह जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो क्या होता बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट हुक ने ये देखा कि, देखिए हुक ने क्या देखा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, आराम से समझना बेटा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है बेटा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आराम से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी बेटा हुक ने ये देखा कि इलास्टिक बॉडी को जब आप डिफॉर्म करते हो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम प्रोपोर्शन में है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर स्ट्रेन डबल होगा तो स्ट्रेस भी डबल होगा, लेकिन ये कब होगा? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में ही ये पाया जाता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यहां पर बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस ई को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। This E is called the modulus of elasticity, यानी E is equal to stress over strain। आराम से समझना, stress over strain। So E को हम बोलते हैं बेटा modulus of elasticity, ठीक है। E is called the modulus of elasticity, E is called the modulus of elasticity। आराम से, E is called the modulus of elasticity। देखिए ये तो दिस इज द हुक्स लॉ। यानी अगर आपसे बोले हुक्स लॉ क्या है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ, जो कि बहुत ही आसान है ना। आसान लिखिएगा जरा प्लीज। मिटाया जाए, छोड़ दो सब ध्यान से। आओ मिटाते हैं, आओ। देखिए बेटा बिल्कुल आराम से सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आओ बैठे और ध्यान से सुनिए। देखिए अब जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में सुनिए, आराम से सुनिएगा बेटा। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या आप सभी लोग? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज भी सुन रहे हैं। देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। देखिए बेटा, किस तरह का सबस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील का अपना एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना? रबर का अपना होता है, पानी का अपना एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सबका अपना अपना एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा। और वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करता है। आराम से सुनिएगा। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा तीन तरह का होता है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, आराम से मेरी बात सुनो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो तीन तरह का होता है। इसमें बोलते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, आराम से मेरी बात सुनिएगा बेटा, यंग्स मॉडुलस। उसके बाद है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस है ना, आप मुझे सुन पा रहे होंगे शायद। और उसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। कहीं पर अगर शेयरिंग मॉडुलस या शेयर मॉडुलस भी बोल दे तो हम जान नहीं देते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो यंग्स मॉडुलस, तीन तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ध्यान रखिएगा बेटा, यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस इस टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली फाउंड इन सॉलिड्स। यानी बेटा यंग्स मॉडुलस की इलास्टिसिटी सॉलिड में मिलती है, ना ही लिक्विड और ना ही गैस में। बल्क मॉडुलस की इलास्टिसिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिलती है, इस तरह की इलास्टिसिटी। और ये पढ़ेंगे सर। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिर से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। तो यहाँ पर बेटा यंग्स मॉडुलस जो होता है किसी लिक्विड में या गैस में नहीं मिलता है, फाउंड ओनली इन सॉलिड, फाउंड ओनली इन सॉलिड्स। ध्यान से सुनिएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा सॉलिड में मिलेगा। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी चाहे सबस्टेंस का कोई भी फेज हो, स्टेट हो, तीनों में ये मिलता है बल्क मॉडुलस। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाउंड ओनली इन सॉलिड, यानी बेटा ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मिलेंगे, फाउंड ओनली इन सॉलिड। तो यहाँ पर ये जो है हमें याद रखना पड़ेगा कि यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस ओनली इन सॉलिड। बल्क मॉडुलस तो ऐसा है जो तीनों में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, अच्छा बताइए, लिक्विड में कौन सा बल्क, कौन सा इलास्टिसिटी मिलेगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस। गैस में और सॉलिड में तीनों, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बोलो क्लियर हुआ? मिटा रहे बेटा। आओ आज मिटाएं। बड़ा स्पीडली। देखिए बेटा, आराम से समझिए।
बस बस ऊपर वाला लाइन मिटाओ। देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आराम से, कैसे, आराम से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें दिखाई दे रहा है ना? देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बेटा y से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में y से लिखते हैं और सब कुछ हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मुंडी को ऊपर करके पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो यही है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो मैं बोल रहा हूं बेटा इसे सुनिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या आपको याद है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज द यंग्स मॉडुलस। यानी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन ले लेंगे तो उस समय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे, यानी उस समय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। ये नाम है, एज नहीं है, यंग नाम के वैज्ञानिक है ना। अब सुनिएगा, यहाँ पर बेटा आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये परपेंडिकुलर लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था? चेन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला गया। तो ये देखिए बेटा यंग्स मॉडुलस ये है F इंटू एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना है इन द वेरी सिंपल मैनर। मुंडी ऊपर करिए। अगर मुझसे कहा जाए कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखिए बेटा स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही यंग्स मॉडुलस की एसआई यूनिट होगी। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, वही हम बोलेंगे इसका भी यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पर बेटा पहली बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए हमसे कहेगा एक वायर है, इलास्टिक वायर है, जैसे कि अमूमन हम एक रबर को भी सोच सकते हैं। इस रबर से अगर मैंने एक ब्लॉक को टांग दिया बेटा, क्या आप जानते हैं कि वेट की वजह से ये वायर थोड़ा सा खिंच जाए। ऐसे रबर से आप कोई बॉडी टांगे तो जैसे टांगोगे छोड़ो तो रबर खिंच जाएगा, लाइक स्प्रिंग की तरह ये खिंच जाएगा। उसी तरह से जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, लाइक वैसे ही ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इससे आपने वेट बांध दिया। ठीक है, तो अगर मेरे से कहेगा व्हाट विल बी द एक्सपेंशन, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन इन द वायर, तो हम लोग बोलेंगे सर ये बहुत ही सिंपल है। देखिए वेट नीचे लगेगा और वायर में टेंशन विच इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? टेंशन, टेंशन है। ठीक है ना बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स एक तरह का टेंशन ही है। अब यहाँ पर बोलेगा एक्सपेंशन फाइंड करो और बोलेगा ये जो वायर है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब सिलिंड्रिकल वायर हो गया। सिलेंडर का वायर में होता है ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अरे होता है कि नहीं होता है? अगर मान लीजिए उसका रेडियस r है, कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसका रेडियस r है, वायर की लेंथ l है और वायर का यंग्स मॉडुलस y है, तो हम यहाँ पर बेटा एक्सपेंशन अगर फाइंड करने को कहेगा तो यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन सोचेंगे। क्या होता है यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस में कौन सा फोर्स लेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो टेंशन है वो क्या वेट के बराबर है, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम है ना। तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे? W। तो यहाँ पर बोलेंगे सर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कितना लिखेंगे बच्चों? जल्दी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, रेडियस r है, तो पाई आर स्क्वायर। फिर अपॉन में स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन नीचे होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा बेटा? x, और ओरिजिनल लेंथ कितना है? l। तो इस तरह से देखिए मेरे को x निकालना था, तो ये देखिए x इधर आएगा, y नीचे, तो w l अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू यंग्स मॉडुलस। इस तरह से मैंने वायर में एक्सपेंशन को फाइंड कर लिया। बोलो आगे बात समझ में पहुंचो।
आराम से, सब व्यर्थ है। अरे सब ठीक है ना, सब बढ़िया, कहिए कहिए। मिटा दे, मिटा दे, चलो बढ़िया है। तो देखो बेटा ध्यान से मेरी बात समझना, देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। अच्छा बेटा देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल बनाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जिससे न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा, एक फील आएगा कि हाँ यार आसान होता है, इतना टफ नहीं होता है। अब जैसे देखिए यहां पर बेटा, जैसे आप ना एक वायर जब भी लेते, इलास्टिक वायर है, दिस इज इलास्टिक वायर, और इसको आप ऐसे करके टांगते हैं, ठीक है बेटा, इलास्टिक वायर है, आप ऐसे करके आपने छत से सेलिंग से इसे बांध कर ऐसे लटका दिया। तो ये जो इलास्टिक वायर होता है वो जस्ट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। ये आप एक स्प्रिंग की तरह सोच सकते हैं, आप इसे एक स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब आप इससे वेट को आप टांगते हैं तो क्या वेट टांगने से क्या ये स्ट्रेच हो जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेच हो जा रहा है। मान लीजिए एक डिस्टेंस स्ट्रेच हो रहा है, क्या यहाँ पर भी उतना ही वेट अगर हम टांगे उसी तरह से ये भी स्ट्रेच हो जाएगा? हो जाएगा ना स्ट्रेच। तो क्या होता है बेटा कि हम अपना नजरिया अगर ऐसे करके देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस तरह से हो कि एक वायर को हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, एक इलास्टिक वायर को लाइक ए स्प्रिंग अगर हम ट्रीट करें तो हम क्वेश्चन में कंफर्ट फील करेंगे, हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना, बजाय हम कुछ नया और चीजों को फॉर्मूला लगाए। इससे अच्छा हम एक पहले पॉइंट ऑफ व्यू इतना बढ़िया बना ले यार, इलास्टिक वायर जैसी बोलता है तो उसे एक स्प्रिंग की तरह समझने लगते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था जैसे स्प्रिंग है, इससे कोई वेट टांग दिए तो यहाँ पर ये जो है इस वेट नीचे, और स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, एक्स डिस्टेंस खींचता है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है के, है ना। तो हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो आप बोलेंगे अरे ये वायर अगर मैं स्प्रिंग की तरह सोचूं, लेट अस सपोज कि ये वायर एक स्प्रिंग की तरह है, तो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का तो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो इसका भी क्या अपना एक कांस्टेंट होगा। तो हाँ, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। आप उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो या फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर कह लो। फोर्स कांस्टेंट का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट से समझना मतलब। तो यहां पर बेटा जिस तरह से हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर वायर का अपना एक फोर्स कांस्टेंट होता है ना। और अगर मुझे के पता चल जाए तो मैं बोलूंगा यार स्प्रिंग की तरह देखो, वेट नीचे और के एक्स ऊपर, बैलेंस कर दो, बात खत्म हो गई, एक्स निकाल लेंगे इजीली। अभी हमने एक्स निकाला था, हम ऐसे करके दूसरे तरीके से समझेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं ये डब्ल्यू है, यहाँ पर टेंशन लगेगा, यहाँ पर जो वायर में टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। जैसे स्प्रिंग खींचने पर स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है, लाइक वैसे ही वेट टांगने से वायर स्ट्रेच हो गया एक डिस्टेंस और इसमें टेंशन डेवलप हुआ, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग में है वो यहाँ पर वायर में टेंशन है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। अब एक बात बताओ, जिस तरह से आप यहाँ W बराबर क्या लिखेंगे, kx लिखेंगे, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर लेता हूँ, ठीक है, W बराबर kx। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे सर यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस टेंशन अपॉन एरिया, जो कि W टेंशन W बराबर W अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला गया। तो यहाँ W बराबर आप लिखोगे, W बराबर तो ये ऊपर आएगा y a अपॉन l इंटू x। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन, जैसे यहाँ W बराबर kx है तो उसी तरह यहाँ W बराबर टेंशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये स्प्रिंग में जो है स्प्रिंग फोर्स जो कि W के बराबर है, W बराबर kx डेवलप हुआ, ठीक है, यहाँ वेट को kx से बैलेंस करा, तो यहाँ वेट को ये बैलेंस कर रहा। अगर कंपेयर करूं तो W W x x, तो k की जगह पे क्या आ रहा है y a अपॉन l। सो इसीलिए बेटा अगर कभी भी फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर पूछा जाए कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर बताइए, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर, तो हम लोग बेटा फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर बोलते हैं k बराबर y a अपॉन l। बिल्कुल आराम से सुनिए, y a अपॉन l, y is the Young's modulus, a is the area of cross section, l is the length। एक मिनट सुनिए, आपको शायद याद नहीं होगा
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लोग पढ़ा करते हैं कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, याद है आपको? आपने कभी पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? अच्छा खैर जनता अलग ही टाइप की है। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ पर डिपेंड करता। हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि अगर किसी स्प्रिंग को काट दे, ऐसे काट दे तो दो हिस्सों में बट गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इसका k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता था। और बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर पूछा जाता था तो हम लोग बोलते थे यार स्प्रिंग कांस्टेंट ना लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके बाद k × l बराबर कांस्टेंट करके k1 l1 बराबर k2 l2 करके क्वेश्चन को हम लोग बना लेते थे। k1 l1 बराबर k2 l2 करके इस क्वेश्चन को बना लेते थे। तो देखिए आज आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आज आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? तो यहाँ पर बेटा खैर अब यहाँ पर अब आपको क्या नजरिया डेवलप करना है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये डेवलप होगा कि हम एक वायर को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। एक वायर को कैसा ट्रीट करेंगे? स्प्रिंग की तरह। और उस स्प्रिंग का यानी वायर का फोर्स कांस्टेंट जो उसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? YA/L। Y क्या बेटा? यंग्स मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे स्टील का वायर, रबर का वायर, आयरन वायर, कॉपर वायर, सबका यंग्स मॉडुलस अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? जिसका भी यंग्स मॉडुलस होगा उसका K क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है? शाहरुख खान पढ़ लो भैया आराम से रचित लिख बेटा, आज तुझे लिखना होगा। क्या वो लिखता ही है? अच्छा वो तो लिखता ही है सिर्फ। आराम से। क्या बात है, यू आर ए ग्रेट गाय। क्या बोलते हो? आजकल तो तुम लोग एक ट्रेंड में है तुम लोग का। क्या बोलते हो? ब्रो क्या हो रही है? हाई लेवल की बात ही नहीं समझ पाते पहले। मेरा तो समस्या ही यही है। मुझे तो हाई लेवल की बात एक कौन सा वाला? रसोड़े में कौन था? हाँ रसोड़े में कौन था, ये तो सुना मैंने। तो उसी ने नया मीम बनाया पारी और किसी ने नया मीम बनाया। रसोड़े में कौन था, किसने बनाया था? ये यशराज मुखर्जी ने बनाया। ये देखो एडवांस लड़की है। कल क्या पढ़ेगा बेटा याद है? अच्छा अब नया आ गया फिर ट्रेंड। अब गाय सब पुराना हो गया नहीं कि गाय सब कहानी खत्म। आप कुछ नया क्या बता रहे थे? रसोड़े में हमारे अच्छा ये भी पुराना है। ये तो आप क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है। बिठा दे, बहुत बढ़िया बेटा। आज मैं कॉल ही कर रहा हूँ, कॉल ही कर रहा हूँ। ऐसा
चलो भाई चलो चलो बेटा पढ़ते हैं ईमानदारी से। चाचा छोड़ो अब ध्यान। अच्छा देखिए तीसरी बात बेटा, देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यंग्स मॉडुलस में यहाँ तक तो बात हमने समझा। अब क्या होता बेटा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के सामने आता रहता है और अगर आपका पढ़ा हुआ तो तुरंत आप आंसर दे देंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो रायता फैल जाएगा, फिर उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं सकता है। यहाँ सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे बोलता है कि एक्सटेंशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंशन इन अ वायर, इलास्टिक वायर में ड्यू टू इट्स ओन वेट, यानी बेटा अपने ही वेट की वजह से, ड्यू टू इट्स ओन वेट, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यानी वायर में जो एक्सटेंशन होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट वो कितना होगा, प्लीज प्लीज अब मैं बोलना चाहता हूं, पहले सुनिए, यहां ध्यान दीजिए बेटा। जैसे क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनिए, ये कोई वायर है, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है बेटा, पढ़ा हुआ रहेगा तुरंत आपको आंसर समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठोगे तो नॉर्मल प्रोसेस से तो लंबा जाता है, ट्रिक से भी करते हैं हम लोग। पहले हम लोग नॉर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है बेटा, ये वायर है, बिल्कुल आराम से सुनना, पहले सुन लो, मुंडी पर कर लो, लिखना बंद करो, पहले सीख लो। जैसे देखिए ये कोई वायर है, तो क्या होता है बेटा, वेट की वजह से टेंशन डेवलप होती है वायर में। यहाँ पर टेंशन कम डेवलप क्योंकि कम वेट इसलिए सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पर टेंशन ज्यादा हो क्योंकि थोड़ा वेट और ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, इससे नीचे ज्यादा मास आ रहा है। फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पर होता है, तो क्या होता है, पूरे वायर में मास है, वेट है, तो टेंशन वायर में यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। सबसे जीरो टेंशन यहाँ पर होगा, जैसे से इधर जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती, और टेंशन बढ़ रही है तो इसका मतलब फील हो रहा है कि डिफॉर्मेशन होता होगा, क्योंकि ड्यू टू डिफॉर्मेशन उसमें टेंशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर टेंशन जीरो है, जैसे यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा कम है तो बोलेंगे सर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, तभी रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। यहाँ टेंशन थोड़ा बढ़ गया, यदि रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया यानी डिफॉर्मेशन थोड़ा तेज हुआ, कोई खींच रहा ज्यादा, हाँ इतना वेट है खींचेगा, स्ट्रेच होगा, वहां पर इतना पोर्शन यहाँ पर स्ट्रेच होगा और टेंशन डेवलप होगा। हर जगह टेंशन अलग अलग है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाएगा वहां डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। हमसे कह रहा पूरे वायर में एक्सपेंशन बताओ, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, पूरे वायर में एक्सपेंशन बताओ कि पूरे वायर में एक्सपेंशन कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को, पहले तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जो केवल आपके नॉलेज के लिए है कि हाँ अगर कहीं ऐसा सोल्यूशन देख ले तो आपको बेवकूफी ना बने, डर ना लगे, और फिर एक ट्रिक मेथड से तुरंत कर लेंगे। देखिए इसमें कहानी ये है, मान लीजिए कि लेट अस सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल पार्ट मैंने एज्यूम करा, थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब देखिए मान लीजिए इसका जो है नेचुरल लेंथ है dx, यहाँ पर इसका नेचुरल लेंथ है dx, क्योंकि इसके नीचे एक वेट है। अब जब बिल्कुल ध्यान से देखते रहो बेटा, ये एक वायर है और सोचो यहाँ पर ये छत है जिससे ये टंगा हुआ है, जैसे पूरा वायर छत से टंगा, तो ऐसे समझे छत से टंगा हुआ है, उसके नीचे इतना वेट टंगा हुआ है, वेट की वजह से नीचे आएगा तो थोड़ा सा फैल जाएगा, इसका लेंथ थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। मान लीजिए एक्सपेंशन इन लेंथ इज dx डैश, dx इज द ओरिजिनल लेंथ एंड dx डैश इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है बेटा। अब dx डैश इज द चेंज इन लेंथ, बिल्कुल आराम से सुनना, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो टेंशन होगा बेटा वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, और वो होगा kx के इक्वल। पढ़ा था ना कि क्या एक वायर को आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो यस, और स्प्रिंग फोर्स इस पे एक्सपैंड होता है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx, तो ये भी एक्सपैंड हो गया, इतने वेट के साथ खींच गया, dx डैश से खींच गया, इसमें टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन इज इक्वल टू kx, और x की जगह dx डैश लिखेंगे। dx डैश क्या है बेटा जल्दी बताओ, एक्सपेंशन इन द dx लेंथ ऑफ द वायर, dx डैश क्या है, एक्सपेंशन, जो dx लेंथ का वायर उसमें एक्सपेंशन कितना माना है dx डैश, इतने पोर्शन का ओरिजिनल लेंथ कितना है जल्दी बताओ, और एक्सपेंशन कितना है, यस, तो t बराबर k, और टेंशन क्या, टेंशन इतना जो वेट है उसको बैलेंस कर रहा है ना, इतने का वेट कितना होगा, मान लीजिए यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है तो इतने का लेंथ कितना होगा, l माइनस एक्स लिखेंगे। टोटल लेंथ अगर l है, टोटल लेंथ अगर l है तो l में से x घटाएंगे, l माइनस एक्स होगा, ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, लेंथ निकाल, इतना लेंथ निकालो dx नहीं देखते हैं।
तो यूनिट लेंथ में लैम्डा मास तो l माइनस एक्स लेंथ में l माइनस एक्स हो गया, इतने का मास निकल गया क्या? इसमें g का मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो वेट है जो टेंशन डेवलप कर रहा है और टेंशन उस वेट के इक्वल बराबर k की वैल्यू याद है आपको y a अपॉन l मैंने लिखा था, जल्दी बताइए l की जगह dx लिखूंगा, जल्दी बताओ। l का मतलब इतने पोर्शन का फोर्स कांस्टेंट y a अपॉन dx, बोलो क्लियर। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, dx को उठा के इधर लाते हैं, l माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर वाई ए इंटू डी एक्स डैश, बोलो क्लियर। और अब मैं इंटीग्रेट करता हूं दोनों तरफ, ठीक है। dx डैश का इंटीग्रेशन 0 से टोटल चेंज इन लेंथ x मैंने मान लिया कि पूरा ये छोटे छोटे एक्सपेंशन जोड़ जोड़ के पूरा टोटल चेंज इन लेंथ x मान लिया। और यहाँ l x नॉट मान लो या x नॉट मान लो, चलो x नॉट इज द टोटल चेंज इन लेंथ इन द वायर, एक्सटेंशन इन द वायर x नॉट है। और यहाँ x की लिमिट, तो x अगर मैं यहाँ मानूंगा तो 0 और यहाँ मानूंगा तो l, 0 से l मैं मानूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा जी, लैम्डा को तो लिख लो मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा कर लें, m/l कर लें। लैम्डा का मतलब क्या है जल्दी बताओ? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ से डिवाइड करना इनटू जी। और अब बेटा इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे पहले ब्रैकेट l dx और इंटीग्रेट करेंगे 0 से l, घबराना नहीं, x dx इंटीग्रेट करेंगे 0 से l, ठीक है। और इज इक्वल टू y क्रॉस सेक्शनल एरिया और dx डैश का इंटीग्रेशन तो x नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x लिखेंगे और 0 से l तो l आ जाएगा, l स्क्वायर पे यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, mg बाई l ब्रैकेट में कितना बचेगा जल्दी बताओ, l स्क्वायर माइनस x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x स्क्वायर बाई 2, तो l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, l स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए कितना, y इज द यंग्स मॉडुलस, y a इनटू x नॉट, बोलो क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए एक l से l कैंसिल आउट, l में से l बाई 2 जाकर कितना बचेगा, mg l बाई 2 बराबर कितना हो गया, y a x नॉट। तो मुझे क्या निकालना बेटा, x नॉट, तो x नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, mg l बाई 2 y a है ना। अच्छा एक बात सुनिए, क्वेश्चन का आंसर में समझ में आ गया, mg l बाई 2 y a। पहले आप ध्यान से सुनिए, टेंशन समझ में आया, kx के बराबर कितना एक्सपेंशन इसमें, dx डैश, टेंशन की वैल्यू वेट के बराबर होगा, कैसे मैंने निकाला, यूनिट लेंथ का मास मैंने कितना माना, लैम्डा क्या है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, वेरी गुड। और इसका लेंथ कितना है, l माइनस एक्स, l में से x घटाएंगे, इतने पोर्शन का लेंथ कितना है, l माइनस एक्स, तो यूनिट लेंथ पे मास कितना है, तो l माइनस एक्स लेंथ पे मास मल्टीप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड इनटू जी, वेट आ गया, ओके। अब dx का टर्म, अच्छा k की वैल्यू y a अपॉन लेंथ होता है, जितने पोर्शन का आप देख रहे हैं उतने पोर्शन का ओरिजिनल लेंथ कितना है, dx उठा के इधर लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। अब इसमें बेटा लिमिट लगाया, x की लिमिट 0 से, x की छोटी वैल्यू यहाँ लगी ना, x यहाँ से देख रहे हैं ना, मेजरमेंट यहाँ से चल रहा है x का, ऊपर मानेंगे, अगर एलिमेंट ऊपर मानते तो x कम हो जाता, यहाँ मानते तो 0 हो जाता, तो 0 से l। और dx डैश, व्हाट इज दिस dx डैश, एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ dx वायर है ना, dx लेंथ के वायर में एक्सपेंशन dx है, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी एक्सपेंशन होगा, यहाँ भी एक्सपेंशन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो टोटल वायर में एक्सपेंशन मैंने कितना मान लिया, x नॉट, 0 से x नॉट। अरे बोलो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, लिखो इसे। हाँ जब हम किसी वायर पे किसी वेट को हम लटकाते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं इसके ओन वेट, बोलेगा लाइट वायर है, अच्छा लाइट वायर, और अगर बोलेगा मास है तो बोलेगा मास है, ठीक है। आराम से
आओ बेटा आओ मिटाएं। आज तो बहुत लोग छुट्टी पे रहता है ना। मनोज कुमार सिंह सोया होगा अभी तक, केवी गाय बेटा उसी गाय के पैरों के नीचे से देखो ऐसे चलवा देगा। मिटा दें। हाँ? क्या बोला? मुझे गिफ्ट करना गाय तो सही है, अच्छा गिफ्ट कहाँ रखेंगे इसे? है। घर में तो उसके लिए फिर मुझे बुलाना पड़ेगा किसी को, जाके डेली को डाला तो उसका गोबर साफ। अच्छा मिटाए आराम से। अच्छा निकेश आएगा। मिटा दे बेटा। इरशाद शाह देखो नाश्ता करने वाला बेचारा सो गया है, कोई बात नहीं, सो जा बेटा सो जा। अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आराम से आराम से। इस सवाल को हम लोग एक ट्रिकी मेथड से बनाते हैं और रिजल्ट याद रख लेते हैं। देखना हम लोग इस सवाल को एक ट्रिकी मेथड से बनाते हैं। लंबा मेथड है ना? हाँ ये लंबा मेथड है, इसको हम एक ट्रिकी मेथड से बना लें तो अगर सवाल ऐसा आएगा तो आपको लगेगा नहीं अब ये सवाल बनाया जा सकता। मेथड याद रख लो, बहुत सिंपल है। देखो आराम से देखिए, आप इसमें क्या करो बेटा, देखिए ये वायर है, ये वायर है ना, देखिए प्लीज आराम से सुनिए। इस वायर का मास m है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और यंग्स मॉडुलस y है। अब आप एक काम करो, आराम से मुंडी को ऊपर कर लो। अब आप एक काम करो, देखो मुझे कह रहा है कि इसके खुद के वेट की वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्सपेंशन होगा तो हम कैसे बनाएंगे, आसानी से ट्रिक है ये कि हम बोलते हैं कि पूरे मास का, पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा कि अब हम यहाँ पर जितना भी वायर का मास है उसको सेंटर पे मान लेंगे, उसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे जिसका मास सेम है, और इसके ऊपर एक थ्रेड मान लेंगे जिसमें कोई मास नहीं है। मतलब वायर का पूरा मास, रॉड का पूरा मास सेंटर पे मैंने मान लिया, और ये छत से लटका हुआ है। हम मान लेंगे कि छत से जब ये दूसरा वायर हमने यूज करा जो कि मासलेस है, हल्का है, जिसमें कोई मास नहीं है, और मान के चलेंगे m मास का एक बॉडी यहाँ पे हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, इसका यंग्स मॉडुलस उतना ही है जितना इस वायर का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही है जितना इस वायर का है, लेकिन लेंथ जो होगा पूरे रॉड या वायर का लेंथ कितना है l, इसका लेंथ कितना है l/2। अब हमें देखना है कि वेट की वजह से कितना एक्सपेंड हो जाएगा। लेट अस सपोज x नॉट एक्सपेंड हो गया, तो हम बोलेंगे सर वेरी सिंपल, वेट mg नीचे, लाइक स्प्रिंग ये काम करेगा, kx नॉट ऊपर बोलेंगे, और बोलेंगे सर kx नॉट इज इक्वल टू mg, और k का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वायर का फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, y a अपॉन लेंथ। वायर की लेंथ कितनी है l/2, l/2 इनटू x नॉट इक्वल टू mg। तो मुझे निकालना है x नॉट, तो x नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर l ऊपर जाएगा mg l/2/a, और इस तरह से वही आंसर आया जो वहां है। ये ट्रिक से हम बनाए तो एक्सपेंशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट का सवाल अब हमसे बन जाएगा। बोलो आया, समझ में आया? आसान था, लिख लो इसे बेटा। इलास्टिसिटी वाले मॉडल है मिल गया, छोड़ दो। हाँ भाई, शांति से
मिटा दे बेटा। लिख पड़े। चलिए एक क्वेश्चन बनाइएगा जरा, सभी लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे आराम से। देखिए क्वेश्चन है बेटा, अ वायर 3 मीटर लॉन्ग एंड having cross sectional area 0.42 मीटर स्क्वायर। फिर बोलता है is found to stretch by 0.2 meter under the tension of 1000 Newton। अब हमसे बोला है फाइंड यंग्स मॉडुलस हमें फाइंड करना है। जल्दी बनाइएगा प्लीज। जल्दी प्लीज। हाँ 3.6 into 10 power 4 यही आ रहा है। श्योर मैं मिला लूं, देखो भाई, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आसान था बेटा, कितने में से बना जरा रेज योर हैंड प्लीज। ठीक है आसान था। मुझे यंग्स मॉडुलस कह रहा है, तो क्या T बराबर kx लिखते हैं इस फॉर्मूले से, और टेंशन K की वैल्यू क्या YA/L लिखते हैं। अरे पढ़ा था, सब कुछ दिया हुआ है। बोला है कि वायर 3 मीटर लॉन्ग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये स्ट्रेच किया गया 0.2 मीटर अंडर द टेंशन, यानी रीस्टोरिंग फोर्स इतना डेवलप हो रहा है। तो बोला यंग्स मॉडुलस बताओ। यंग्स मॉडुलस वेरी सिंपल, T into L/X। अब टेंशन कितना है 1000 न्यूटन, लेंथ कितना वायर का 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.42 और एक्सपेंशन कितना है 0.2। बस इतने को ही सॉल्व करना है। ये ऊपर क्या 100 और ये ऊपर क्या 1000 कटेगा, 3 1 जा 3 14, ठीक है बेटा। और यहाँ पर ये काट दो 500, ठीक है। तो 500/14 into 10 to the power 3 यही होगा ना। एक जीरो डालो तो +1 कर दो, और 14 3 जा 42 है ना, 0.8 बचेगा। हाँ 3.5 आएगा ना, into 10 to the power 4 यही आएगा ना। हाँ आंसर दिया 3.6, तो ठीक है अप्रोक्सीमेट 3.6 नहीं आएगा। 3.5
हाँ 3.57 57 है, जिसको 3.6 कर सकते हैं, ठीक है ना? बोलो क्लियर? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। मिटा दे। देखो बेटा, मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगला सवाल देखते हैं कौन बना पाता है, शांत रहिएगा। अच्छा, टू वायर्स, ध्यान दीजिएगा, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के बने हैं, तो आप समझिएगा क्या सेम होगा। अच्छा, एंड हैविंग सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, ध्यान दीजिएगा, हैविंग सेम वॉल्यूम। however wire one has cross sectional area A, and wire 2 has 2A क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले का A है, दूसरे का 2A है, नहीं 3A, सॉरी 3A है, फुल स्टॉप। if the length of wire 1 increases by delta x on applying force F, तो बोलता है then how much force is needed, यानी कितना जरूरत है, needed to stretch wire 2 by the same amount। अरे ये तो क्वेश्चन में नहीं खत्म हुआ था, बना लिया। सेम अमाउंट से खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए दूसरे वायर में, और आंसर बता दिया आपने। अच्छा भाई चलो 1 मिनट देता हूं, बाकी लोग बना लें कम से कम। क्वेश्चन सामने आपके हैं, जल्दी बनाइएगा। बेटा तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 9F। चलो बनाते हैं, कितने बनाए पहले, रेज योर हैंड। अच्छा कम है ना लोग, देखिए कम लोग हैं। कह रहा है 2 वायर है, दोनों वायर का 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, एंड हैविंग सेम वॉल्यूम, यानी बेटा दोनों वायर हैं और दोनों वायर का मटेरियल सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। चलो भाई ठीक, इसका यंग्स मॉडुलस y, इसका यंग्स मॉडुलस y, इसका वॉल्यूम v तो इसका भी वॉल्यूम v। वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया a, ये वायर 1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। तो बोलता है, अच्छा बोलता है डेल्टा x से 1 वायर को खींचना, वायर 1 को डेल्टा x से खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, F। खींच रहा है ना, लाइक स्प्रिंग ना, खींच रहे जैसे स्प्रिंग खींचता उसी तरह ये खींच रहा है, एक्सपैंड हो गया, मुझे फोर्स कांस्टेंट चाहिए। तो देखिए फोर्स कांस्टेंट कितना होता है बेटा, YA/L। अब मुझे लेंथ का तो आइडिया नहीं, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो मैं इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, L इंटू ए क्या हो जाता है, वॉल्यूम, यानी कि सिंपली YA² L। क्लियर यहां तक? अच्छा एक बात बताइए, वॉल्यूम
और अब बेटा एक बात बताइए, अगर मैं किसी वायर को खींचता हूं, जैसे स्प्रिंग खींचते हैं उसी तरह वायर खींचते हैं, और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है एक्स का या डेल्टा एक्स का, तो क्या F बराबर के डेल्टा एक्स लिखेंगे? ठीक, के की वैल्यू कितना है? वाई ए स्क्वायर अपॉन वी इंटू डेल्टा एक्स। अब सोचिए, पहले वायर को खींचने में, डेल्टा एक्स खींचने में F फोर्स लग रहा है, तो दूसरे वायर को सेम डेल्टा एक्स तक खींचने में फोर्स कितना चाहिए? तो दोनों वायर में डेल्टा एक्स सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो F प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला फोर्स F, दूसरा फोर्स F डैश, पहले का एरिया A, दूसरे का एरिया 3a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू कितना आएगा? 9 है। तो देखो F डैश की वैल्यू 9 है, हो गया भाई आंसर। आसान था? कैसे बनाना है समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक और बनाए। बता दे बेटा इस क्वेश्चन को आराम से। ये मेथड समझ में आया ना, कैसे मैंने उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम था तो मेरे दिमाग में आया था कि फोर्स कांस्टेंट में ना वॉल्यूम लाना चाहिए, लेंथ हटा देना चाहिए। क्लियर? मिटा दूं? देखिए अगला सवाल, घबराना नहीं। अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है इसे समझो। देखिए यहां पर बेटा ये एक वायर है, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ध्यान से समझना। ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 1.5 मीटर लॉन्ग वायर है जो कि ब्रास का बना हुआ है, आराम से। ये 1.5 मीटर लेंथ का ये भी है, इस वायर ये स्टील का वायर है, स्टील का बना है। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, दो वायर है, दोनों की डायमीटर, देखिए मैं डायमीटर को d से लिख देता हूं। ये दिया है 0.25 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है? 0.25 सेंटीमीटर, इसका भी दिया है 0.25 सेंटीमीटर। कह रहा है दो वायर है, दोनों का डायमीटर 2.25 सेंटीमीटर, लेकिन एक स्टील का बना है और एक ब्रास का। और डायग्राम में देखिए कैसे कैसे 4 kg एंड 6 kg ऐसे टांगा हुआ है। होता है स्टील वायर का लेंथ 1.5 मीटर है, जबकि ब्रास का लेंथ 1 मीटर है। सॉरी यहाँ 1 मीटर है, डायग्राम तो 1.5 लिखा, 1 मीटर है बेटा। कितना बेटा? 1 मीटर। अब होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया बेटा 2 × 10⁻11 पास्कल, और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास दिया हुआ बेटा ये दिया 0.91 × 10⁻11। ध्यान रखिए जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो मोर इलास्टिक, ठीक है ना। बोलता है कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर। कैलकुलेट इलोंगेशन इन स्टील एंड ब्रास वायर। दोनों वायर में बेटा एक्सपेंशन हमें सॉल्व करना है, जल्दी। F बराबर kx, एक ही मेथड है, F बराबर kx, बात खत्म। हो गया, कोई तो बना रहे।
चलिए सबसे पहले हम लोग कलर बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी बनाइएगा। आराम से। पहले ना ऊपर वाले बार में टेंशन पता करिए। स्टील बार में टेंशन कितना है बेटा, जल्दी बताओ। इस वाले बार में टेंशन कितना है, जल्दी बताओ। फिर टी और के एक्स कर लेंगे। कितना है टेंशन, जल्दी बताओ। हाँ, ये जो टेंशन है वो दोनों वेट को बैलेंस कर रहा है। 4 और 6 से 10 किलो टोटल टन हमारा। तो स्टील बार की बात करें अगर हम लोग, देखिए स्टील बार की बात करें तो टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यही ना है, सॉरी 10 इंटू जी ना, 100 न्यूटन। और क्या टेंशन के एक्स होता है, होता है ना। बस हो गया y a अपॉन l, ये हो गया k इंटू एक्स। तो मुझे क्या निकालना है, x स्टील बार में एक्सपेंशन 100 इंटू लेंथ ऑफ द वायर कितना 1.5 है क्या, 1.5 अपॉन, और y a नीचे जाएगा, यंग्स मॉडुलस कितना भाई 0.91 इन स्टील का, सॉरी 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। अब मुझे एरिया, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई ओ रेडियस ही मालूम है। अच्छा रेडियस मालूम है, डायमीटर का हाफ 0.125 का स्क्वायर करेंगे ना, और सेंटीमीटर है ना, मीटर बोल देंगे, तो 10 टू दी पावर -4। आ रहा समझ में। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा आ जाता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा आ जाता है। चलिए पॉइंट से तो ये 0 उड़ा देते हैं, 2 5 जा 10 कर देते हैं, 15 5 जा 75 कर देते हैं। अपन को डरना नहीं है, ठीक है। पाई पाई लिख देते हैं भाई, ठीक है। अच्छा देखो, अगर तुम थोड़े से होशियार होते, बता दो 0.125 है, क्या पॉइंट हटाएंगे तो 10 टू दी पावर -3 स्क्वायर है तो 10 का -6, अरे वाह -6 आ गया, -6 और -4 -10, अरे वाह 10 का -3 और 10 पर 11 11 -10 1 यानी 10, अरे वाह पूरा हो गया। चल थोड़ा सा 125 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अच्छा मैं आंसर देख देता हूँ, मीटर में कि सेंटीमीटर में है। आंसर तो मीटर में दिया है, ठीक है भाई। चलो अब एक काम करते हैं, जोर से बोलो, चलो एक। अच्छा बेटा 125 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है ना, तो एक काम करते हैं हम ना, 8 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 8 और 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, तो ये 1000 हो गया, ये 1000 हो गया। क्या बात है, देखा कितना बढ़िया जुगाड़ लगाया मैंने, ठीक है। 8 8 का 64 हो गया, और ये पाई हो गया, और ये देखो 1000 हो जाएगा, अरे 1000 into 1000 10 पावर 6 6 plus 1 तो 10 पावर -7। बस अब आगे तुम देख लेना, इतना तक मैं लेके आ गया, ठीक है। आंसर आ रहा है 1.5 into 10 पावर -4 मीटर। आंसर बोल रहे हैं 1.4 into 10 पावर -4, 10 टू दी पावर -4 बोल रहे हैं। है जी, देखना तो सॉल्व करने जरा, कैलकुलेटर मारो, चला देते कैलकुलेटर। 75 into 64 75 into 64 ईमानदारी से, और अपॉन 3.14 कितना रहा, 1528 50 बात आ गया, 1528 into 10 पावर -7, 10 पावर -3 इधर खींच लो तो 1.5 into 10 पावर -4। नहीं आया समझ में, इस तरह से स्टील का निकल गया। क्या इसी मेथड से ब्रास का सॉल्व कर लेंगे? अच्छा ब्रास में टेंशन बताइए कितना होगा, देखकर बता दीजिए 6G। बस फिर T बराबर kx करके क्वेश्चन बना लेंगे। अरे बोलो, अरे ठीक, हाँ तो हमने कौन सा किया, हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, कौन सा फॉर्मूला बताना जरा, थप्पड़ मारूंगा यहाँ, वायर में मास थोड़ी ना है गधे। अरे गधे वो एक्सपेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट होता है, इस वायर में अपना वेट है,
वेट मत लगाओ ना सिस्टर ऑन। हाँ इतना वेट नहीं है ना, अब ये वेट की वजह से वो फॉर्मूला थोड़ी लग जाएगा किसी को कहीं भी सर उसमें किसी को कहीं भी है पेड़ काटेंगे तो AK-47 में चलाएगा बोला पेड़ को काटना है AK-47 चला रहा है, जरूरत क्या उसकी अलग है। आराम से अलग चीज है ये। अरे ओ चाचा अरे भाई वो फॉर्मूला एक्सटेंशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट का यहाँ क्यों लगेगा, यहाँ तो वायर की मास ही नहीं है, यहाँ तो वायर से वेट टांगा गया है। हे भगवान नवाब वाला कुब्बर, कोई भी कहीं भी फॉर्मूला फेंक के बस बना देते हैं। सॉरी आप बताई थी ना वायर के एंड में मास लगाया वो अलग बताया था मैंने ना, ऐसे थोड़ी ना ड्यू टू इट्स ओन वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में तो आप अरे वो ड्यू टू इट्स ओन वेट वाला फॉर्मूला नवाब वाला कुब्बर, इसको कहते हैं रायता फैलाना कमबख्तो। लिखिए हेडलाइन बल्क मॉडुलस बैल बुद्धि देखिए देखो प्यारे लोगों एक बार डिसाइड करो आदमी तो नहीं सोच सकता वो तुम लोग सोचते हो। बैल आजकल बैल लोग क्या बोलते हैं, आज मैं पार्टी कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं आज मैं पार्टी कर रहा हूँ ऐसा लगता है आज मैं पारी कर रहा हूँ, आज मैं गया मैदान में पारी करा आज मैं गोबर कर गया, ऐसे बोला कर गया ऐसे का कोई बैल बोलेगा ना आज मैं पारी कर रहा था, अच्छा तो मैं गोबर कर दे अलग अलग हिसाब। आज मतलब कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ियाँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है कहाँ हमारी पीढ़ियाँ जा रही है। हमारे रसोड़े में आ जाओ, हमारे रसोड़े चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, चलो खैर बेटा आराम से चलो देखिए बल्क मॉडुलस। देखिए बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पहला पढ़ा यंग्स मॉडुलस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को बेटा B से दिखाते हैं या कहीं कहीं K से दिखाते हैं, कृपया आराम से। बल्क मॉडुलस को B से दिखाते हैं या कभी कभी K से दिखाते हैं, छोड़ देना सृष्टि सब ध्यान देगा। देखो बल्क मॉडुलस को हम किससे दिखाते हैं बेटा, B से या फिर K से, कहीं K लिख देगा तो जान नहीं देगा। और बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रुक जाओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस माइनस डेल्टा P। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने पिछले दिनों समझाया था कि ये चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, कुछ याद है? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एक मिनट मैं बोल लूं, माइनस साइन ये बताता बेटा कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अपोजिट होगा ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा। बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब एक बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में आया और डेल्टा V घट रहा माइनस में आया, डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर से 8 लीटर हो गया, 8 माइनस 10 करो तो माइनस आ जाएगा, एक माइनस हमने इसलिए लगाया ताकि वैल्यू पॉजिटिव बना रहे। तो बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो बल्क मॉडुलस होगा माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस V ऊपर ले आइए डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ठीक है बेटा? अच्छा सुनिए, आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ नहीं करना, जहां डेल्टा है वहां क्या करना है, D कर देना है। देन स्मॉल चेंज, जब स्मॉल चेंज होता है तो उसे डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। बल्क मॉडुलस माइनस dP अपॉन dV इनटू V। बोलो क्लियर? यानी डेल्टा की जगह क्या लिख दिया मैंने, D, मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अरे ठीक है, बल्क मॉडुलस ये रुकना धैर्य से रुकना। अब सुनो बेटा, बल्क मॉडुलस में सबसे पहली बात ये समझिए, मेरी बात सुनिए, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कभी अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करेगा कि यार कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है,
तो कंप्रेसिबिलिटी होता है बेटा, मेरी बात सुनिएगा, कंप्रेसिबिलिटी को C से दिखाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/B, या B लिखो या K लिखो, बात तो एक ही है। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/B। बल्क मॉडुलस की SI यूनिट क्या होती है? देखिए बात है, पास्कल होगी, यानी स्ट्रेस के बराबर होगी। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो बल्क मॉडुलस की SI यूनिट पास्कल ही होगी। बोलो क्लियर? पहुंचे? आओ मिटाएं, आओ मिटाएं। देखिए अरे नहीं, फोर्स कांस्टेंट अलग होता है। अरे रिप्रेजेंट किया गया है बस, और थोड़ी ना है कुछ। लाहौर वाला के ऊपर, लाहौर वाला बताइए। अरे केस से रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब थोड़ी ना ये फोर्स कांस्टेंट बन गया। बताइए, सोनी नाम की हर लड़की तुम ही दीदी रहोगी हैं? और भी तो सकते हैं, समझा करो बेटा। मुंडी पर ध्यान से। दूसरी बात बेटा, आप जानते हैं गैस में तीनों तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। तीनों तरह की होती है। कौन सी होती है? अच्छा, गैस में सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। गैस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस कराओगे दोस्त? ये तो बड़ा अजीब सा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस करा है? मतलब गैस एक रॉड की तरह खींच लिया तो ऑक्सीजन खींच लिया बेचारा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुंडी पर छोड़ दो, हैप्पी बाय छोड़ दो। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ मुंडी ऊपर रख के कि यहाँ पर गैस में ओनली द बल्क मॉडुलस होता है। अब यहाँ पर बेटा अगर आपसे कभी बोलता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, मैं बोल रहा हूँ आप शायद सुन रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, तो देखो गैस की आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो देखिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अगर कहीं बोलेगा तो व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या होता है मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस का मतलब होता है जब गैस पर आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं तो उस समय उसकी बल्क मॉडुलस जो भी होगी उसे बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। जब गैस पर आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं? मतलब बॉयल्स लॉ में हो रहा है। तो जब गैस पर आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं तो उस समय जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब देखिए क्या आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, तो बॉयल्स लॉ में P × V कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर? अब बेटा मैं आगे जो करने जा रहा हूं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं और इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाऊंगा। P को रखूंगा, V का डिफरेंशिएशन dV, फिर V को रखूंगा और P का डिफरेंशिएशन dP और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ये नया टाइप का है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, P dV बराबर माइनस V dP, आराम से। तो P बराबर हो गया माइनस V dP अपॉन dV। बोलो कर सकते हैं क्या? देखो V dP उधर गया माइनस में और यहाँ P dV लिख दिया, अब dV को नीचे कर लिया। और ये क्या है? बल्क मॉडुलस ही तो है। इसीलिए बेटा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस यानी कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस किसके बराबर होता है? तो प्रेशर का। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का बल्क मॉडुलस।
जो कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहता है, यानी बल्क मॉडुलस कहलाता है, जो कि प्रेशर के इक्वल होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यार आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस बताइए क्या चार ऑप्शन है, तो प्रेशर के इक्वल। अब देखना गैस का प्रेशर कितना, अच्छा 10⁵ ATM है, 10⁵ 2 ATM है, 2 वही हो जाएगा बल्क मॉडुलस की वैल्यू। बोलो क्लियर। और यहाँ पर बेटा इधर लिख चुके हैं क्या, यहाँ पर बेटा मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात है यहाँ पर बेटा एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऑफ अ गैस, किसी गैस की एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो पता है हीट में हम लोग पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें गैस ना तो हीट लेगा ना छोड़ेगा, हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। यहाँ पर बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा बराबर होता है कांस्टेंट। क्या होता है पीवी गामा बराबर, व्हाट इज गामा, कभी सुने हो? ये गामा यंग्स मॉडुलस नहीं है, एक मिनट, गामा एक मिनट, गामा ये यंग्स मॉडुलस नहीं है। अगर किसी को मन में आ रहा यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है स्टेज पर स्टेज कर रही है, ठीक है, तो ये गामा दरअसल क्या है, Cp अपॉन Cv। हाँ बोलो सीपी में सीवी एटॉमिक एडियाबैटिक एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा केमिस्ट्री में जो कुछ बोलते हो, अपन फिजिक्स में तो बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, ठीक है। गामा इज द Cp बाई Cv। और यहाँ पर बेटा वैसे गामा क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ वरना बाद में मुकर जाएंगे। आपने बोला तो था नहीं, इसलिए देखो गामा Cp बाई Cv लिख दिया। रुक जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब व्यर्थ है, अच्छा लिखते हो, कई बार बोल चुका हूँ। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो P रखेंगे V गामा, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर आगे लाएंगे, फिर वही चीज लिखेंगे उसमें पावर में -1 इनटू स्मॉल पार्ट dV, फिर क्या लिखेंगे V गामा, और अब P का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 होगा इनटू dP और कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंशिएशन 0। देखना गामा P V की पावर गामा -1, तो V गामा अपॉन V कर रहे हैं क्योंकि V की पावर -1 1 अपॉन V होता है इनटू dV बराबर -V गामा dP, और V गामा से V गामा निपट गया, गामा P बराबर होगा -dP अपॉन dV इनटू V। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है, क्या है, बल्क मॉडुलस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा P के इक्वल होता है। जिस दिन हीट पढ़ाऊंगा उस दिन गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए बता दूंगा। वैसे कभी पढ़ा तो होगा बचपन में, कभी गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोएटॉमिक के लिए, 5/3, हाँ 5/3, 1.6, डोंट वरी, 1.66 बोलते हैं। और ठीक है ना, हाँ, और डायटॉमिक का गामा 7/5, 1.4, ठीक है। पॉलीटॉमिक का गामा 4/3, 1.33 जिसे बोलते हैं। टेंशन ना लो, याद नहीं है तो टेंशन ना लो, पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो, लिख लो बस आराम से लिख लो। आराम से कितना हो गया, चलन दो, चलन दो, अरे चलिए, अच्छा रुको 2 मिनट, इसे लिख लो, इसे लिख लो। हो गया बेटा, लिख पड़े।
तबीयत से पढ़ो, प्यार से। हाँ भाई मिटा दो इसे। देखिए सुनो सुनो, यहां पर बेटा देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा, अच्छा सुनो, जानते हो बेटा अगर किसी, सुनो सुनो, अरे सुनो, छोड़ दो, हो गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, यहां पर बेटा कि हो गया। देखिए अगर किसी सबस्टेंस को, देखना बेटा, जैसे तुम पानी में डुबाते हो, ये कोई सबस्टेंस है, पानी में डुबाते हो, क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा? एक्सेस प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है, बाहर पर हर पॉइंट पे प्रेशर लगता है, रिवॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे। क्या यहाँ शेप पे कोई चेंज होगा सृष्टि? नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, शेप में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम तो कम हो गया, और वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। डेंसिटी इसकी क्या होगी? चेंज होगी। तो वेरिएशन इन डेंसिटी पर अगर कभी क्वेश्चन आता है बेटा कि वेरिएशन इन डेंसिटी सॉल्व करो, वेरिएशन इन डेंसिटी सॉल्व करो, ध्यान से सुनो ना, मेरी बात सुनो, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर डेंसिटी चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, वेरिएशन इन डेंसिटी में क्या डेंसिटी आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या मास कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, और कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी चेंज हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रो का डिफरेंशिएशन 1 इनटू डी रो, ठीक है, यानी डी रो चेंज हुआ, मास कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन वी का डिफरेंशिएशन, जैसे देखो बेटा y इक्वल टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं क्या होता है, जल्दी बताओ। n x की पावर आगे लाते हैं, n x की पावर n माइनस 1 करते हैं, ये करते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू 1 बाई x का डिफरेंशिएशन करो, तो पहले ना x को ऊपर लेके जाओ, x की पावर माइनस 1 करेंगे, x नीचे 1, इस फॉर्मेट में आ गया। देखो x है पावर में n की जगह -1, तो dy बाई dx कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। पावर आगे लाएंगे, x वही पावर लिखेंगे, देखो n आगे लाया, x वही पावर लिखा, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करा, -1 आगे लाएंगे, x वही लिखा और उसमें -1 करा, -1 -2, x की पावर -2 नीचे जाएगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? -1 अपॉन, बिल्कुल ठीक बात। क्या 1 अपॉन v जैसा है ये? 1 अपॉन v 1 अपॉन x जैसा, 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन v स्क्वायर इनटू dv होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा ध्यान से सुनो, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया, जिसको तोड़ा इनटू उसका dv लिख देते हैं स्मॉल पार्ट। अब बेटा दोनों को डिवाइड करते हैं, तो d रो ऊपर रो नीचे, ठीक है। बताइए कितना आएगा, माइनस, पहले डी रो की वैल्यू माइनस m dv अपॉन v स्क्वायर, और रो की वैल्यू m अपॉन v ऊपर चला जाएगा, v से v कैंसिल, x m, ये ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना आया, माइनस dv अपॉन v, है ना। अच्छा बेटा अब आप जानते हैं क्या बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस क्या आपने पढ़ा था, माइनस dp अपॉन dv इनटू v। क्या माइनस dv अपॉन v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, माइनस dv अपॉन v, देखिए dv ऊपर उठा के ले गया, v नीचे, क्या dp अपॉन v हो जाएगा। dp क्या है बेटा, चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, यानी माइनस dv अपॉन v ये है, और d रो अपॉन रो की वैल्यू भी माइनस dv अपॉन v है। दोनों इक्वेट कर सकते हैं क्या, क्या dp अपॉन v की जगह d रो अपॉन रो आ जाएगा, है ना। पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, फिर बताते हैं।
बैठ जा बेटा, बैठ जा, सब होता रहता है। फील फ्री, हेवी, फील फ्री। आराम से, आराम से, अच्छे से, ईमानदारी से। बेटा बेटा आज मैं पारी कर रहा हूँ। लेकर आते हैं, मिटा दे। देखो बेटा, अच्छा देखिए, माइनस डीवी अपॉन बी की वैल्यू कितना है, डीपी अपॉन बी, और माइनस डीवी अपॉन बी की वैल्यू कितना है, डी रो अपॉन, तो डी रो अपॉन रो बराबर कितना होगा, डीपी अपॉन बी। अच्छा डी रो अपॉन रो, सोच के देखो क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी यानी डेल्टा रो अपॉन रो बराबर चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। थोड़ा इसका एक और फॉर्मेट लिख देते हैं, हो सकता है आपको कहीं पर मिल जाए। आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, 1 अपॉन बी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, यस सर। होता है रोसी डेल्टा पी, रोसी डेल्टा पी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे याद रखना आसान है, द चेंज इन डेंसिटी रोसी डेल्टा पी, रोसी डेल्टा पी, याद रखो। हाँ आराम से, हाँ भाई बोलो, समझ में आया? पहले बताओ बल्क मॉडुलस समझ में आया? बल्क मॉडुलस में जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने सब दे दिया, अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तो सवाल बना लेंगे। 1-2 सवाल कर ले इस पे, चलिए 1-2 सवाल करते हैं ताकि फिर उसके बाद शेयर मॉडुलस के बारे में बात कर सकें। हाँ चलिए एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन बोला बेटा, ध्यान से सुनिए, शांत शांत बच्चों शांत। देखिए क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान देना, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज, compressibility of water is 4 into 10 power minus 5 per unit atmospheric pressure, ATM की पावर -1, ATM की पावर -1। Find the decrease in volume, या what will be the decrease, what will be the decrease in volume of 100 centimeter cube of water, 100 centimeter cube of water under a pressure of, under a pressure of 100 atm। ये क्वेश्चन है। है जी, मेरा यूनिट बताइए, सेंटीमीटर क्यूब में है कि मीटर क्यूब में है?
किसमें है? तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब है तुम्हारा। अच्छा 0.4 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं। आंसर तो नहीं है लेकिन फिर भी मिला देते हैं। सही है, डोंट वरी अमित जी। हाँ सही है, वेरी गुड। अब तो 60 ने भी बनाना शुरू कर दिया। छोड़ दे छोड़ दे, अच्छा तो भूल दे। हाँ भाई चलिए, सॉल्यूशन आसान है बेटा। कितने लोग बनाया, रेज योर हैंड करिए। अच्छा बस इतने ही लोग हैं, चलिए ठीक। देखिए आसान है, क्या पढ़ा है? डेल्टा रो बराबर रो सी वी, रो सी डेल्टा पी, यही पढ़ा है ना? अच्छा क्या डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या डेल्टा रो क्या मास अपॉन चेंज इन वॉल्यूम कर ले? नहीं, ऐसा करो क्या डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा वी अपॉन वी आया था, याद करो। मैग्नीट्यूड इक्वल कर लो, ठीक है। माइनस का मतलब ये होता है कि डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, यही मतलब होता है। क्या डेल्टा रो अपॉन रो की जगह डेल्टा वी अपॉन वी लिखते हैं? अब तो सही है, सी डेल्टा वी, बस हो गया। मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना था। वी सी डेल्टा पी, वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, रहने दो 100 सेंटीमीटर क्यूब में। कंप्रेसिबिलिटी एटीएम में रहने दो, एटीएम पर मीटर में रहने दो, क्योंकि हमारे जो प्रेशर दिया है, प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर, जो चेंज इन प्रेशर 100 एटीएम है। एटीएम से एटीएम उड़ जाएगा, ठीक है। आ गया भाई 1 2 3 4, यहाँ +4 कर लो, -5 + 4 -1 दैट इज 0.4, और सब सीधे यूनिट में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आंसर। आगे था मेन की पॉइंट, ये वाला फंस गया था। डेल्टा रो वाला फॉर्मूला बताया और डेल्टा वी पूछ लिया इसमें, तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मूला भी हमें कॉन्सेप्ट देखिए मैंने अभी कराया था। ये डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल आया था, कुछ याद आ रहा है? यस सर। जितना फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी का होता है उतना ही फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में भी होता है, बस इनवर्सली होता है, मतलब एक का पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा। मिटा दें, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? लिखो लिखो लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देखो बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा बताइए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस। हाँ इसे शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चन कम आते हैं, इसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। पूछ दिया एक आध तो फिर उस समय थोड़ी ना बोलेंगे नहीं पूछता था, आप कैसे पूछ लिया, ठीक है। तो ये तो है भाई, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज शेयर मॉडुलस। जैसे देखिए बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को पहले तो एन की टांग खींच के ईटा बना देते हैं, ठीक है। क्या ये ईटा विस्कोसिटी है? नहीं, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हर ईटा विस्कोसिटी नहीं होता, ठीक है। हाँ साइन अलग अलग नहीं है, क्या करें पता नहीं किसने बनाया। देखिए मारे जाओगे बेटा, पिट जाओगे, ठीक है। देखिए आराम से शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो बेटा, क्या शेयरिंग स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं? हाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, सब भूल गया होगा कि नहीं? लेकिन इफेक्ट है। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से लिखते हैं और ये शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब बेटा मेरी बात सुनो सुनो सुनो, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, मतलब सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या ये फोर्स एरिया की पैरेलल लगता था? यस सर। हाँ
लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक में एरिया के परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स एरिया के बहुत अच्छे हैं। और क्या शेयरिंग स्ट्रेन फाई होता था एंगल, यस सर, है ना? याद है? एक्स ओवर एल, बता था। हाँ, तो ईटा इज इक्वल टू फाई अपॉन एफ अपॉन ए इनटू फाई। एक मिनट, एक दो शुरू लिख लो, जानते हैं लिख लो, पहले यहाँ पे लिख लो ताकि मैं मिटा के फिर इसमें जो जरूरी पॉइंट्स है जिससे न्यूमेरिकल बनेंगे वो मैं कराता हूँ। शांति बच्चों, शांति बच्चों। मिटा बेटा, फास्टली लिखो, फास्टली लिखो और मुंडी को ऊपर करो। अच्छा सुनो, देखो बेटा, इधर सुनो, देखो देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो, हाँ देखो। पहली बात, इसमें बेटा हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉर्सनल सिलेंडर पे एक आध सवाल मिल जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा। मतलब अगर 40-50 क्वेश्चन बनाओगे तो 2, 3, 4 इसके आपको मिल जाएंगे। टॉर्सनल सिलेंडर, सिंपल सिंपल बातें हैं, ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नासा की तैयारी तो हम कर नहीं रहे। नासा, इसरो, इस सब की तो तैयारी चल नहीं रही है। हम लोग सिंपली जो है नीट की प्रिपरेशन में लगे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ये, और इसमें लगे हैं, इसलिए ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुंडी पर करो, ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर देखो कि भी मैं इधर हूं। देखिए, सबसे पहली बात बेटा, अगर टॉर्सनल सिलेंडर पे कभी सवाल आता है तो पहले जो आपको याद रखना वो मैं बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं जरा सा। देखिए, टॉर्सनल सिलेंडर जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये सिलेंडर है बेटा, यानी सिलिंड्रिकल वायर समझ लीजिए। ये वायर है, जैसे देखिए, आराम से समझिए। जब मैं इधर हूं, क्या हुआ, सब ठीक तो है। अब इधर देखिए, तौलिया जो है जब हम निचोड़ते हैं, है ना, तो निचोड़ने समय एक तरफ पकड़ लेते हैं और एक तरफ से ऐंठते हैं। शुरुआत में बिल्कुल नहीं निचोड़ा हुआ है तो आप ऐसे करके, बिल्कुल ट्विस्टेड नहीं है, आप कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ट्विस्टिंग होता चला जाता है उसके बाद आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना। एक टाइम को और ज्यादा कर लीजिए, और ज्यादा टॉर्क लगाओ। यहाँ टॉर्क लगाते हैं, जो सब लोग क्या लगाते हैं, रोटेशन हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, टॉर्क लगाते हैं। और एक टाइम पर बहुत ज्यादा टॉर्क लगाता है, और एक टाइम का तो मोड़ ही नहीं पाते, उसका लगता है कहीं ऐसा ना फट जाए तक। यही ना बोलते हैं, करते नहीं करते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना एट देते हैं। आराम से इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि तौलिया हटे नहीं भाई, आगे भी तो काम करना है। आराम, बहुत अच्छे बेटा, जो बाइडन का कॉल है, तो माना ही नहीं, क्लास में भरे क्लास में कॉल रहा है। अब देखिए, अरे ये क्या था, व्हाट इज दिस? ये तो सैनिटाइजर को फेंक रही थी ना, इसको फेंक रही, अपने ऊपर डाल देती है और फेंक रही। फेंको, जोर से फेंको, फेंको फेंको फेंको, आज तुम्हें फेंकना होगा। अरे जिस हिसाब से फेंकिए जैसे लगता है वो चौंटी रोड से जिसको फेंक रहे हैं, तो उछल के कूद के गिर के कैच नहीं लेगा। आराम से, कृपया कृपया वो सैनिटाइजर उठा के दे दे, बहुत बढ़िया। आराम से बेटा, वो तो बच गया, वरना उसका सिर टूट जाता। ठीक है बेटा, आराम से चलिए, ध्यान से। मैं इधर हूं, अब छोड़ दो, ध्यान से सुनो, मैं इधर हूं। देखिए, टॉर्सनल सिलेंडर का क्वेश्चन अगर आता है, कैसे बनाते हैं ये सुनिए। देखिए बेटा, टॉर्सनल सिलेंडर ऊपर से मैंने इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, और अब मैंने यहां पकड़ा और ऐसे करके ट्विस्ट करा। ट्विस्ट करता गया, जैसे हल्का सा भी ट्विस्ट करूंगा तो उल्टा टॉर्क लगेगा, एकदम जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हैं। स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स इधर की तरफ है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर लगता है ना। राइट, वैसे ही बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। जब आप ऐसे करते हो तो डिफॉर्मिंग टॉर्क इधर की तरफ है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर लगता है। रीस्टोरिंग टॉर्क ऐसे लगता है
और डिफॉर्मिंग टॉर्क इधर लग रहा है, टाउ डी मतलब डिफॉर्मिंग टॉर्क, जो कि इसको ट्विस्ट करता चला जा रहा है, और ट्विस्ट करने से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। जैसे ये फोर्स है रिस्टोरिंग, उसी तरह रिस्टोरिंग टॉर्क। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, अगर कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन, पहले तो याद रखना वो मैं बता रहा हूँ मेन पॉइंट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले सुनना, जब आप इसे ऐसे करके ट्विस्ट करते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल आपने ट्विस्ट कर दिया, आपने टॉर्क लगा के थीटा एंगल ट्विस्ट करा, तो स्प्रिंग फोर्स होता है kx, रिस्टोरिंग फोर्स होता है kx। तो यहाँ थीटा एंगल ट्विस्ट करने से जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा बेटा, आराम से सुनिएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो मैं बोल रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन तुरंत बनेगा, है ना, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आया कहां से। तो टाउ इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, c इंटू थीटा। पहले सुनिए, कभी भी टॉर्सल सिलेंडर का क्वेश्चन आता है, पहले तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना आएगा कि आसानी से बना भी लोगे, टफ क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा लेवल जाते नहीं ऊपर। अगर टॉर्सल सिलेंडर का क्वेश्चन आया, याद रखिएगा जैसे F इक्वल टू kx याद रखते हो, उसी तरह से आपको F की जगह यहां याद रखना है टॉर्क, और वहां k था यहां c याद रखना है, वहां x था यहां थीटा याद रखना है। टाउ इक्वल टू c इंटू थीटा। रुकिए, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, टाउ इक्वल टू c थीटा। रुकना, इस c को बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, इस c को बोलते हैं ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट, ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट, या इसको बोलते हैं कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ध्यान से सुनते रहिएगा, इसको बोलते हैं कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, ऐसे नाम है इसके। या कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, किसको बोलते हैं, c को। ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, या कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब सुनिएगा ध्यान से, आराम से सुनते रहिए। अब यहां पर बेटा सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो c है, बिल्कुल इसकी वैल्यू समझ लीजिए। जैसे आपको मैंने फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर पढ़ाया, k इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, यहाँ c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सॉलिड अगर सिलेंडर होता है, टॉर्सनल, टॉर्सनल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप इसे ट्विस्ट कर देंगे जिससे उससे टॉर्क डेवलप होगा, इसलिए इसे टॉर्सनल बोल रहे हैं। अगर सॉलिड सिलेंडर होगा, रुकिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर सिलेंडर टॉर्सनल सिलेंडर सॉलिड होगा तो c की वैल्यू होता है पाई ईटा r4 अपॉन 2l। रुकिए, आराम से समझ लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, पहले सीखिए। इस c की वैल्यू क्या होगी, अगर टॉर्सनल सिलेंडर सॉलिड होता है तो ये होता है पाई, ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, r इज द रेडियस, r इज द, देखिए अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना बेटा r, और लेंथ इज l, लेंथ इज l, तो यहां पर बोलते हैं r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड l इज द लेंथ, तो c इक्वल टू होगा पाई ईटा r4 अपॉन 2l। रुकिए, फिर अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर होता है बेटा, हॉलो सिलेंडर होता है, तो c की वैल्यू पाई ईटा r4 अपॉन l होता है। रुकिए, यानी सॉलिड जब रहता है तो 2 का डिवाइड होता है, और हॉलो होता है तो 2 का डिवाइड नहीं है। इसीलिए बेटा अगर आपसे कभी सवाल थ्योरेटिकल आ जाए, देखो अपन लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए, हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम के लिए बहुत हाई फाई ईरान तुरान खतरनाक नहीं पढ़ना है, जिससे उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपसे बोले हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में हमें किसे प्रीफर करना चाहिए, तो हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर को। क्यों, क्योंकि इसका ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा होता है। ज्यादा होने से फायदा ये होता है, सी ज्यादा है तो जरा सा अटकेगा ना तो रीस्टोरिंग टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा, तुम जरा सा ट्विस्ट करो तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसमें ज्यादा लगेगा जिसमें सी बड़ा है, उसमें जिसमें सी बड़ा उसमें टॉर्क भी बड़ा प्रोड्यूस होगा। हॉलो सिलेंडर में जरा सा ट्विस्टिंग होता है, बस बहुत बड़ा टॉर्क लगता है। इसीलिए केबल वायर जो हैवी लोड को उठाते हैं, जैसे क्रेन यूरेन में जो वायर यूज करते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। जो केबल वायर यूज करते हैं वो कई सारे वायर को आपस में लपेट करके बनाते हैं, वो सारे वायर इंडिविजुअली देखोगे तो अंदर से हॉलो होते हैं। कारण क्योंकि उसका सी बड़ा होता है। तो हैवी लोड को अगर मान लीजिए हम वो पाइप अंदर बिछा रहे हैं, मोटा मोटा पाइप बताते हैं, सीवर लाइन बिछाते हैं ना, रोड के अंदर गड्ढा करके डालते हैं वो, तो सीवर लाइन को वो जो पाइप होती है बहुत भारी होती है,
उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्रेन में वायर लगाते हैं, अब वो वायर से उठाते हैं, अब पता चलो पाइप ऐसे मुड़ गया, फोर्स की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से, या थोड़ा सा कहीं से टॉर्क लग गया, घूम गया, तो वो जो वायर होता है वो घूमने नहीं देता, तुरंत वापस ले आता है ताकि वो घूम जाए, पता चला घूमा ही रह गया, फिर दो आदमी पकड़ करके उसको बार बार सीधा कर रहे हैं, तो वायर में इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इसलिए वहां हॉलो केबल वायर यूज करते हैं ताकि सी ज्यादा हो, ताकि ट्विस्टिंग जरा सा होने पर रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वापस अपनी जगह पर आ जाए। अरे बोलो क्लियर। ये पहले तो मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कि जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा, रीजन जानने की सर ये क्यों, तो वो रीजन होता है आपका, पहले लिख लो इसे, जो याद रखना सो याद रखना। लिख पड़े बेटा, इसे सी को टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, इस सी को टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन के वर्डिंग्स हैं, सुना हुआ रहेगा तो उस दिन अटकोगे नहीं कि अरे यार क्या लिख दिया, समझ जाओगे तुरंत, अच्छा ये मतलब होता है। लिख पड़े, चलिए तो ठीक है, बाकी बातें करते हैं अगले एपिसोड में।